कोविड के बाद से हम सब ने बॉलीवुड का डाउनफॉल देखा है, कंसिस्टेंट डाउनफॉल। और दूसरी तरफ साउथ रॉकेट की जैसे ग्रो कर रहा है। आखिर इंटरटेनमेंट है क्या और आदमी को इंटरटेनमेंट की ज़रूरत क्या रहती है, कितनी रहती है? OTT से हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, बहुत अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, बट ना OTT हमें सुपरस्टार नहीं दे सकता। मैं तो जो ये स्टार सिस्टम है इसको घातक मानता हूँ। अब बॉलीवुड ना बहुत रिजिड हो गया है, रिस्क लेना ही नहीं चाहता, एक्सपेरिमेंट ज़ीरो हो गया। जो ट्रेंड चलता है उसको ही फॉलो करते जब तक वो फ्लॉप नहीं हो जाता। बॉलीवुड एक्चुअली बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि ये व्यावसायिक सिनेमा है और व्यावसायिक सिनेमा खतरों से नहीं खेलता है। व्यावसायिक सिनेमा हमेशा सेफ चलता है। सर मुझे लगता है बॉलीवुड फैंसी अप्रोच की तरफ बहुत बढ़ रहा है। हमारा इंडियन कल्चर बॉलीवुड में अब मिसिंग है। कि जब 100 साल पहले भारत में सिनेमा आया था तो वो एक मैस्मरिज्म की तरह था, एक करिश्मे की तरह था, एक चमत्कार की तरह था। हम सिनेमा को जीते हैं, हम जब भी कोई मूवी देखते हैं हम उस कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट करते हैं। अब आप वेस्टर्न कल्चर को दिखा रहे हैं, हम अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। जो आज से 5 साल पहले तक लोगों का सिनेमा के प्रति क्रेज था, जो आकर्षण था, किसी नई फिल्म को लेकर आकर्षण होता था, सितारों को लेकर आकर्षण होता था, वो उनका खत्म हो गया। और ये लोग तो सुपरस्टार है, जैसे मैंने कहा, ये बैकबोन है। अब ये ही नहीं अच्छा कंटेंट लाएंगे तो कैसे हमारा इंडियन सिनेमा अच्छे से ग्रो होगा? रिपीट वैल्यू कितनी हो सकती है अधिकतम आदमी की? किसी भी चीज़ का रिपीटेशन कब तक होगा? एक सीमा होती है, उस एक सीमा के बाद में तो आप उससे ऊबने लगेंगे। बॉक्स ऑफिस पे मूवी हिट हो जाए या फ्लॉप हो जाए, बहुत बार हमें इसके पीछे का कारण पता नहीं रहता है। बहुत बार ऐसा भी होता है, बड़े प्रोड्यूसर की, बड़े बैनर की पिक्चर रहती है, बड़े सुपरस्टार की रहती है, बहुत पैसा लगता है, बट फिर भी पिक्चर फ्लॉप हो जाती है। अब हमें उसके पीछे का कारण नहीं पता रहता, हम तो बोल देते हैं यार पिक्चर अच्छी नहीं थी, बट क्या रीज़न रहता है पिक्चर के हिट होने के पीछे और फ्लॉप होने के पीछे? आइए उस पर हम बात करते हैं। तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विनोद नागर सर। उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट फिल्म समीक्षा में दिया है। हम बात कर रहे हैं विनोद नागर सर की। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। सर बॉलीवुड में मूवीज़ चल क्यों नहीं रही है? कोविड के बाद से हम सब ने बॉलीवुड का डाउनफॉल देखा है, कंसिस्टेंट डाउनफॉल। और दूसरी तरफ साउथ रॉकेट की जैसे ग्रो कर रहा है। सर मैं भी बचपन से सिनेमा देखते आ रहा हूँ, बहुत सारी मूवीज़ देखी है, फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ा है और बहुत सारी वीडियोज़ देखी है। मुझे कुछ गलतियाँ दिखती है, आज उस पर हम बात करते हैं। सर पहला पॉइंट, सर बॉलीवुड में मुझे लगता है फैंसी अप्रोच बहुत बढ़ गई है। हमारा इंडियन कल्चर बॉलीवुड में अब मिसिंग है, और इंडियन कल्चर हमारी रूट्स है, हमारा पिलर है, वो ही मिसिंग है। और साउथ, कोई सी मूवी ले लो साउथ की जो ब्लॉकबस्टर है, RRR, KGF, पुष्पा 2, इवन कांतारा, हमारे कुलदेवता के ऊपर ही बनी वो मूवीज़ कितनी हिट गई। तो वो हमारे इंडियन कल्चर को दिखाते हैं जिससे हम कनेक्ट कर पाएँ। और हमारे इसका उल्टा ही है, हमारे यहाँ वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। अब सर क्या है, हमारे यहाँ ना हम सिनेमा को जीते हैं, हम जब भी कोई मूवी देखते हैं हम उस कैरेक्टर से अपने आप को रिलेट करते हैं। अब आप वेस्टर्न कल्चर को दिखा रहे हैं, हम अपने आप को कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कहाँ से हम पिक्चर से कनेक्ट करेंगे, उसको अपने आप से रिलेट करेंगे और कैसे वर्क करेगी? ये सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है। देखिए, आपने बातचीत की शुरुआत में ही बहुत सारे मुद्दे एक साथ सामने रख दिए। अब मैं आपको उसके एक एक चीज़ के ऊपर खुलासा करता हूँ। आपने जिक्र किया कि बॉलीवुड पे क्या इफ़ेक्ट हुआ या क्यों सिनेमा इन दिनों हाशिए पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और आप देखिए कि कोरोना हमारे यहाँ 2020-21 में रहा, करीब 1.5-2 वर्ष तक, मतलब समझिए 19 महीने हमने, पूरे देश ने कोरोना का प्रकोप झेला। और सबको पता है कि उस दौरान में सब लोग लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में कैद थे। मगर मनोरंजन की दुनिया पे उतना असर नहीं हुआ जितना होना था। आउटडोर एक्टिविटीज़ इंटरटेनमेंट की बंद हो गई, ठप हो गई, मगर जो इंडोर एक्टिविटीज़ थी वो टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से किसी न किसी रूप में लोगों तक पहुंचती रही। अब मैं आपको एक चीज़ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। आखिर इंटरटेनमेंट है क्या और आदमी को इंटरटेनमेंट की ज़रूरत क्या रहती है, कितनी रहती है? तो देखिए कि जिस तरह से मानव सभ्यता के विकास के साथ इंसान का विकास हुआ है, तो हमेशा ज्ञान को पाने की, नई जिज्ञासाओं को जानने की, नई चीज़ों को जाके देखने की, बहुत सारी चीज़ों की प्रवृत्ति आदमी के मन में रहती है। और उसी के तहत एक प्रवृत्ति आती है मनोरंजन की, क्योंकि नवरस हमारे यहाँ जो सनातन परंपरा में भी कहे गए हैं कि 9 रस से आदमी अपने जीवन को बढ़िया ढंग से चलाता है। तो उसमें जो एक रस है मनोरंजन वाला, वो हमारा मनोरंजन वाला जो सबसे महत्वपूर्ण था। सिनेमा को हम क्या मानते हैं?
आपकी पीढ़ी सिनेमा को क्या मानती है? भाई ज़्यादातर कहा जाता है कि सिनेमा जो है इट्स ए ग्रेटेस्ट आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, ठीक है। तो जब स्टोरी टेलिंग का इतना बड़ा आर्ट इसको माना जाता है, तो हम जानते हैं कि आज भारत में सिनेमा को 112 साल से अधिक हो चुके हैं। अब सिनेमा हमारे जीवन में क्या कर रहा है, उसकी पैठ कहाँ तक है? देखिए, इसका मैं आपको एक बताता हूँ कि जब 100 साल पहले भारत में सिनेमा आया था, तो वो एक मैस्मरिज्म की तरह था, एक करिश्मे की तरह था, एक चमत्कार की तरह था, जिसकी वजह से हमारे और आपके पूर्वज सिनेमा देखने थिएटर तक जाते थे। और कई लोग तो सिर्फ इसलिए जाते थे कि भाई शुरुआती दौर में आपने भी सुना होगा, फिल्मों के इतिहास में पढ़ा होगा कि साहब पर्दे पे घोड़े चलते हुए दिख रहे हैं, पर्दे पे आदमी दौड़ता हुआ दिख रहा है, कैसे दिखता है ये देखना जानना ही सिनेमा था। फिर सिनेमा का जिस तरह से विकास होता गया भारत में पिछली एक पूरे शताब्दी में, उसमें सिनेमा ने पूरा अपना करवट ले लिया और पूरा स्वरूप उसका बदल गया। अब बदलते हुए स्वरूप के साथ क्या हुआ कि हम भारत में सिनेमा देखने, भारत में क्या बल्कि विश्व में सिनेमा देखने के बहुत ज़्यादा आदी हो गए। सिनेमा हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया। जिस तरह हम अपने जीवन की दूसरी क्रियाओं को करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, खेल कूद को देखते हैं, सुख और दुख के क्षणों को एंजॉय करते हैं, उसी तरह से सिनेमा हमारे जीवन का हिस्सा बन गया। तो जब इतना बड़ा हिस्सा बन गया, तो जाहिर है कि आपसी बातचीत में, चर्चा में सिनेमा एक इतना बड़ा दखल जीवन में करने लगा कि लोग पूछने लगे, भाई आपने कोई फिल्म अगर आपने नहीं देखी और आपके पड़ोसी ने देखी है, तो आपके अंदर या आपके परिवार के लोगों के बीच में इच्छा होने लगेगी कि भाई हम भी इस फिल्म को देखें, हमने क्यों नहीं देखी। तो ठीक है जी, सिनेमा का हमारे इसमें बहुत दखल था। अब हम सीधे आते हैं कोरोना के काल में। कोरोना काल में क्या हुआ कि आउटडोर एक्टिविटीज़ के बंद होने से लोगों का बाहर जाके सिनेमा देखना बंद हो गया। थिएटर्स बंद थे, 19 महीने तक सब बंद रहा, मगर सिनेमा हमारे जीवन से दूर नहीं हुआ। दूर उसका माध्यम बदल गया, क्योंकि वो टेलीविज़न के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, इंटरनेट के जरिए और इवन मोबाइल के जरिए आपके घर तक उसने अपनी दस्तक दे दी थी। अब सिनेमा, चूँकि इससे पहले तक ये था कि हमें सिनेमा देखना है तो हमें थिएटर तक जाना है, मल्टीप्लेक्स तक जाना है। इस कोरोना काल में हमको एक सिखा दिया, एक नया ऑप्शन बता दिया, एक विकल्प हमारे सामने रख दिया कि हम ही आपके घर आ जाएंगे। OTT की तो अभी बात हम बाद में करेंगे, अभी तो हम सिनेमा की करते हैं। तो सिनेमा चल के हमारे घर आ गया। कल हम चल के सिनेमा तक जा रहे थे, तो वहाँ से क्या हुआ कि सिनेमा तक जाने का जो एफर्ट होता था आदमी का, जो उसको घर से जाना है, टिकट लेना है, देखना है, वो घर ही आ गया। दूसरा, उसका आर्थिक पक्ष आपको बताता हूँ। आप मल्टीप्लेक्स में या जब सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर में देखने जाते थे, तो उस ज़माने में 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक का उसका टिकट लगता था। जब सिनेमा वहाँ से चल के खुद आपके घर पे आ गया, तो उसका शुल्क, जो उसकी कीमत है, वो बहुत कम चुकानी पड़ रही थी। आपके घर बैठे मनोरंजन उपलब्ध हो गया। तीसरी चीज़, यूट्यूब के जरिए या और किसी माध्यमों के जरिए सिनेमा अब शो ओरिएंटेड नहीं रहा। जैसे पहले आपको याद होगा कि एक 12 बजे का शो है, एक 3 बजे का शो है, 3-3 घंटे के शो होते हैं, आप किसी एक शो में जाइए और सिनेमा देख के आ जाइए। अब ये शो भी आपकी मर्जी से चलने लगा कि जब आपकी मर्जी आएगी यूट्यूब पे आप पिक्चर चला लेंगे, जहाँ चाहेंगे वहाँ उसका इंटरवल कर लेंगे, और जिस तरह से चाहेंगे उस तरह से किसी चीज़ को रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो ये जो विकल्प मनोरंजन के नाम पे सिनेमा के खाते में दर्ज हुआ, इससे लोगों का तो बहुत फ़ायदा हुआ, मगर सिनेमा का नुकसान हुआ, ऐसा मेरा मानना है एक फिल्म समीक्षक के रूप में। वो नुकसान इस तरह से हुआ कि जब सिनेमा चल के आपके घर आने लगा, तो अब आप दर्शकों की विवशता ख़त्म हो गई कि पहले टिकट खरीदेंगे, सिनेमा देखेंगे, अब अच्छा निकला या नहीं निकला, पसंद आया या नहीं आया, ये एक दीगर बात हो गई। अब आने के बाद क्या हुआ कि जिस तरह से टीवी के चैनल में आप देखते हैं कि कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आ रही है किसी चीज़ में, तो आप फट से रिमोट का बटन दबा के उसको चेंज कर लेते हैं। तो वही ऑप्शन अब दर्शक के हाथ में आ गया कि अगर आपने कोई फिल्म देखना शुरू की, आपको 10 मिनट में मज़ा आया तो आपने देख लिया, और आपको लगा कि नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा, तो आप उसको वहीं ड्रॉप करके आप दूसरे पे स्विच कर जाते हैं। इससे सिनेमा की जो तकनीक है या सिनेमा का जो एक आज का आधुनिक माध्यम है, उसको नुकसान पहुंचा। नुकसान ऐसे पहुंचा कि ये लिबर्टी देने से लोग पूरी फिल्में देखने के लिए अपना पूरा टाइम कंज्यूम करने से बचने लगे। अब कोरोना काल में जब लोगों के घर तक सिनेमा पहुंचा, तो ये तय होना बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई आप ये देखें, वो देखें, क्या देखें, क्या ना देखें। उसी ऑप्शन में फिल्मों की रिलीज़ ठप रही। आप देखिए, पूरे कोरोना काल के पहले जो आखिरी फिल्म रिलीज़ होने वाली थी 2020-21 में, वो थी सूर्यवंशी। वो एक तरह से मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी रोहित शेट्टी की, और रोहित शेट्टी की इस फिल्म का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि उन्होंने उसकी पंच लाइन में, उसके ट्रेलर में ही बता रहा था
आ रही है पुलिस। अब लोगों को पुलिस का इंतजार है, पुलिस का इंतजार बिल्कुल, ये तो भारतीय हिंदी फिल्मों के एंड की तरह हो गया कि आप 2020 से इंतजार कर रहे हैं सूर्यवंशी कब आएगी। 2021 आ गया, सूर्यवंशी नहीं आई, और अंततः वो सूर्यवंशी कोरोना काल के बाद ही किसी तरह आ पाई। वो कोरोना काल के बाद जो फिल्म रिलीज़ हुई, मुझे ऐसा याद आता है, वो थी गुलाबो सिताबो। और इस बीच हम देखें तो एक नया अवतार जो सिनेमा का जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो OTT हमारे सामने आ चुका था, और फिल्में अब OTT पे रिलीज़ होने के लिए तैयार थी, क्योंकि सिनेमाघर बंद थे। प्रोड्यूसर कब तक इंतज़ार करेगा। मैंने खुद 2020 और 21 में, जब मैं सिनेमा का नियमित कॉलम अखबार में लिखता था, प्रजातंत्र में और सुबह सवेरे में, तो मैंने उसमें लिखा था कि यदि ये फिल्में अगर कोरोना काल और लंबा खींचेगा, क्योंकि किसी को पता नहीं था कितने दिन चलेगा, कितने महीने और चलेगा, तो अगर कोई तैयार की हुई चीज़ जो आप जानते हैं, कोई अच्छी तरह से कोई प्रिपरेशन है, मान लीजिए अगर उसको हम खाद्य पदार्थों के संदर्भ में देखें, तो अगर कोई चीज़ बनाई हुई रखी है तो कुछ लंबे समय तक अगर वो ऐसे ही रखी रहेगी तो वो रखे रखे बासी हो जाती है, उसका क्रेज़ ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप फिल्मोद्योग के संदर्भ में देखेंगे तो हमारे यहाँ कई ऐसी फिल्में हुई हैं कि बनना कब शुरू हुई और जब बन के ख़त्म हुई, और जब वो किन्हीं कारणों से रिलीज़ बहुत बाद में होती है तो उसका आकर्षण ख़त्म हो चुका था, दर्शकों को उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में OTT एक विकल्प के रूप में आया कि ठीक है, सिनेमाघर बंद हैं तो हम इसको आपके घर तक OTT पे रिलीज़ कर देंगे, बट हम उसका शुल्क लेंगे। मगर उसके साथ में भी कुछ विडंबना थी। वो ये थी कि सिनेमाघर में तो फिल्म में दर्शक देखने आए, उन्होंने टिकट खरीदा, आपके पास में एक पैमाना रहता था, एक आंकड़े रहते थे जिससे आप बताते थे कि भाई इतने लोगों ने फिल्म देखी और इतने दिन चली और इतना पैसा उसने कमाया, चाहे 100 करोड़ कमाए, 200 करोड़, आप सब कुछ उसको प्रचारित कर सकते हैं। OTT में एक समस्या ये थी कि आप ये उसको प्रमाणित नहीं कर सकते थे कि इस फिल्म को कितने लोगों ने देखा। तो फिल्म हिट हुई या फ्लॉप हुई, ये अक्सर लोग पूछते थे, तो ये पता नहीं है। और आपने भारतीय संदर्भ में तो एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ भारत में तो एक चलन ये है कि लोग हिट फिल्में ही देखना चाहते हैं, जो ऑलरेडी हिट हो गई है उसको और हिट करना चाहते हैं। और अगर गलती से खुदा न खास्ता कोई अच्छी फिल्म भी अगर फ्लॉप हो गई तो किन्हीं भी कारण से, तो उसको देखने की तरफ कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं ये तो फ्लॉप हो गई, इसमें क्या देखने का है, बजाय वो स्वयं देखने के बजाय लोगों की माउथ पब्लिसिटी पे भरोसा करते हैं। बहरहाल तो गुलाबो सिताबो रिलीज़ हुई, एक बहुत ही अलग ढंग की फिल्म थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अमिताभ बच्चन जैसे महानायक उसके उस फिल्म में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, बावजूद इसके उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ऐसा नहीं पड़ा। उसके बाद में भी OTT पे जो जो फिल्में आती रहीं, उन सारी फिल्मों को देखने के बाद कहीं ये नहीं स्थापित हो पाया कि ये जो विकल्प OTT का उभर के सामने आया है, ये सिनेमा के लिए मददगार है या नुकसानदेह है। अब गाहे बगाहे आप उसको कह सकते हैं कि हमारी फिल्म हिट हो गई, हमारी फिल्म फ्लॉप हो गई, वो फिल्म चल गई, वो नहीं चली। तो उन सारी चीज़ों के बीच में ही कोरोना काल इस तरह से निकल गया और एक विकल्प सामने आया। अब मैं अपनी बात का समापन जो आपने पूछा था उसका करना चाहता हूँ कि 2020 से लेकर आज हम 2025 के अंत में बात कर रहे हैं। पिछले 5 साल का अनुभव सिनेमा का ये बता रहा है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन दर्शकों की मानसिकता में आया है। वो ये आया है कि लोगों ने अब सिनेमा देखने की आदत छोड़ दी है। जो आज से 5 साल पहले तक लोगों का सिनेमा के प्रति क्रेज़ था, जो आकर्षण था, किसी नई फिल्म को लेकर आकर्षण होता था, सितारों को लेकर आकर्षण होता था, वो उनका ख़त्म हो गया। अब असल में सिनेमा देखने की आदत ही छूट गई है। तो अब हम इस चर्चा को इस दूसरे मोड़ से आगे बढ़ाएंगे। आप बताइए, आप इसको कैसे इसमें देखते से एक क्वेश्चन मेरा अभी निकल के आता है। हाँ। हम ये बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, बट हाँ। जैसे मैंने कहा कि साउथ मूवी कोविड के बाद से ही रॉकेट के जैसे ग्रो हुई है, क्योंकि RRR, KGF 2, पुष्पा 2, कांतारा और भी बहुत सारी मूवीज़ वो कोविड के बाद आई है और सबने 1000 करोड़ प्लस ही बिजनेस करा है। हाँ। वहाँ पर पिक्चर चल रही है क्योंकि कंटेंट उनका अच्छा है। मगर देखिए, वो जितना भी कंटेंट है, साउथ की फिल्मों का आप जिक्र कर रहे हैं तो साउथ की रोबोट तो नहीं चली। साउथ की भी जिन फिल्मों का आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे पुष्पा का जिक्र कर लीजिए, बाहुबली का कर लीजिए, RRR का कर लीजिए, कांतारा का कर लीजिए और भी दीगर फिल्मों का कर लीजिए, ये सारी फिल्में दक्षिण भारत से जो आ रही हैं, इनका परिवेश बॉलीवुड की फिल्मों से पूरी तरह अलग है। तो अब चूंकि बॉलीवुड अपने यहाँ पे उस तरह के एक्सपेरिमेंट करने को तैयार ही नहीं है। आप देखिए, हमारे बॉलीवुड के और साउथ की फिल्मों का जो सबसे बड़ा अंतर है, बॉलीवुड की सारी फिल्में एक्चुअली सितारा केंद्रित होती हैं। हमारे यहाँ अगर आप बॉलीवुड की किसी भी फिल्म का जिक्र करेंगे किसी व्यक्ति से, तो सबसे पहले का इसमें कौन है,
कौन स्टार है, हम स्टार को देखने जाते हैं। तो असल में हम सिनेमा देखने कहाँ जाते हैं? स्टार देखने। हम स्टार को देखने जाते हैं, उसकी अदाओं को देखने जाते हैं। और ये कहानी तो आज से नहीं चल रही है, ये कहानी तो जब दिलीप कुमार के ज़माने से, देवानंद के ज़माने से, राजेश खन्ना के ज़माने से, सभी जगह से लगा। हम लोग सितारों को देखने जाते हैं और सितारों की अदाओं से मोहित होकर अपने आप को एंटरटेन करते हैं। अब यहाँ साउथ की जिन फिल्मों का आप कर रहे हैं, उनके तो सितारों में वो आकर्षण ही नहीं है। आप देखिए, अगर इधर के हमारे बॉलीवुड के सितारों की तुलना में हम देखेंगे तो वो आपको अपेक्षाकृत उतने खूबसूरत और उतने लग धक ग्लैमरस नहीं दिखेंगे, मगर उसके बाद भी वो फिल्मों की तरफ तो लोगों को आकर्षित कर रहे हैं ना, और कई गुना अधिक आकर्षित कर रहे हैं। बाहुबली ने तो आपको बहुत कुछ चीज़ों के फंडे ही बदल के रख दिए सारे, कि हीरो तो क्या होता है, हीरो के होने से क्या, हमारा हीरो तो ये होता है, इस तरह से। तो इन सारी चीज़ों ने किया। और मुझे ऐसा लगता है कि जो दर्शक वर्ग होता है वो एक लंबे समय तक किसी एक तरह की रूटीन फिल्मों को देखने या उस तरह के ट्रीटमेंट को देखने के बाद में उससे ऊबता जाता है, ऊब जाता है, और उसमें उसको जो भी फिर विकल्प सामने आता है, जिस तरह का भी विकल्प जहाँ से सामने आएगा, वो उसकी तरफ मुड़ने लगता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आज से 50 साल पहले जब समानांतर फिल्मों का दौर आया था, तो उन समानांतर फिल्मों को देखने के लिए भी दर्शक इसी भोपाल शहर में रंग महल में और संगीत में जाने लगे थे। और क्यों जाने लगे थे, उसका एक रीज़न ये था कि भाई ये बॉलीवुड की ये जो मसाला फिल्में हैं, ये जो बिछड़े और फिर मिले वाली जो फिल्में हैं, या चोरी और पकड़ने की फिल्में हैं, ये सारी चीज़ें, या डाकुओं की फिल्में हैं, ये बहुत हो गया। सर आपको नहीं लगता जैसे साउथ में ना हमारे इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे से दिखाते हैं, प्रेजेंट बहुत ब्यूटीफुली करते हैं, और हमारे इंडियन बॉलीवुड में, इंडियन सिनेमा जो बॉलीवुड बोलते हैं, उसमें वो वही मिसिंग हो रहा है। वेस्टर्न कल्चर को आप ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा था, हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये भी बहुत बड़ा कारण है। हाँ, तो अपन ने जैसे अभी इस बात पे ही विचार किया कि बॉलीवुड एक्चुअली बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि ये व्यावसायिक सिनेमा है, और व्यावसायिक सिनेमा खतरों से नहीं खेलता है। व्यावसायिक सिनेमा हमेशा सेफ चलता है, और सेफ चलने के चक्कर में वो क्या होता है कि नई कहानियाँ, नया ट्रीटमेंट, नई चीज़ें, उसके बजाय वो जो दीगर बातें होती है, जैसे मान लीजिए फॉरेन के लोकेशन से हैं या और दूसरी चीज़ें हैं, उन तकनीक हैं, उन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं बजाय कंटेंट पे या कहानी पे। अब आप देखिए कि जो OTT का विकल्प उभर के सामने आया, उसके पॉपुलर होने की मुख्य वजह क्या है? उसका हाई रिच कंटेंट, रिच कंटेंट की वजह से OTT चला ना। अच्छा, तो बॉलीवुड का एक चीज़ में जो जिससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है वो ये है कि वो व्यावसायिक सिनेमा है, वहाँ करोड़ों रुपए लग रहे हैं फिल्म निर्माण के पूर्व, बड़ा बजट होता है, ह्यूज बजट। अब उस ह्यूज बजट के चलते आदमी किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, वो एक हमेशा एक सफल फिल्म बनाने की कामना से अपना प्रोडक्शन शुरू करता है। पुराने ज़माने के अगर आप पुराने फिल्मकारों का कभी याद करेंगे और उनके इंटरव्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इतने इतने महान फिल्मकार भारत में हुए, मगर वो फिल्म बनाते समय इस बात को दिमाग में नहीं रखते थे कि हमारी फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी, ये फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी। वो फिल्म बनाने का उनको जुनून था, और वो उस जुनून के तहत फिल्में बनाते थे। हमने अपना काम कर दिया, अब इट इज़ ऑडियंस के ऊपर डिपेंड है कि भाई वो उसको कैसा रिस्पांस देते हैं। आज उल्टा हो गया, आज कारपोरेट कल्चर आने के बाद सिनेमा में जिस तरह से आया, तो वहाँ तो कह रहे हैं हमको इतना प्रॉफिट होना है, पूरा हो जाता है, और हमको तो इंश्योर करना है कि भाई किसी तरह से निकल के आए। भाई आप देखिए, इसी का प्रमाण है कि ये जो आपने देखा होगा कि सीक्वल बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं सीक्वल? इसलिए बन रहे हैं कि एक कहना चाहिए कि जो एक लालच की प्रवृत्ति होती है कि एक चीज़ को हमने सफलता को भुना लिया, हमको पता चल गया कि इससे हमने बहुत अच्छी कमाई कर ली है, तो अब दर्शक को दोबारा फिर तो हाँ एवरेज करी जाएगी, एवरेज करी जाएगी, और हम उसी चीज़ को बार बार करके लोगों को भुनाते रहेंगे। अब आप देखिए, एक फिल्म है वो तो उसके 5 सीक्वल बन चुके हैं। अभी इससे पहले तो कभी अपन ने 5 सीक्वल की स्थिति नहीं देखी थी, अब 5 और 6 और पता नहीं कहाँ तक जाएगी। यूनिवर्स बना रहे हैं, यूनिवर्स बना रहे हैं, यूनिवर्स बना, ये सब चीज़ें हॉलीवुड की नकल है, ये कोई मौलिक विचार नहीं है। और ये तो आप ठीक है, वहाँ ऐसा होता है तो यहाँ करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए अगर आप देखेंगे तो जिस ज़माने में रमेश सिप्पी ने शोले में, आप देखिए घोड़ों के जो सीन फिल्माए थे, उसके जो एक्शन फिल्म थे, उसके लिए उन्होंने हॉलीवुड के टेक्नीशियंस की मदद ली थी। मगर उन सारी टेक्नीशियंस की मदद लेने के बावजूद, विदेशी सहयोग लेने के बावजूद, फिल्म का ओरिजिनल जो फ्लेवर था उस पर कहीं उसका असर नहीं आया। उन्होंने उसको खाली मदद के रूप में लिया। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि आप पूरा का पूरा ही वहाँ से उठाना चाहेंगे, तो उससे भारतीय दर्शक कैसे कनेक्ट करेंगे? तो ये जो आपने कनेक्ट करने की बात कही ना, तो फिल्में आज इसलिए लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट है, उनकी जो कहानियाँ हैं, उनका जो किरदार है, वो किरदार उस तरह से कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। किरदार कनेक्ट होने दीजिए, कहानियाँ कनेक्ट होने दीजिए, लोग फिर वापस देखने आएंगे। और OTT की सफलता के पीछे यही कारण उभर के सामने भी आया, आपके सामने उन्होंने उदाहरण पेश भी कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। फिर सर जैसे आपने कहा
मुझे भी लगता है कि बॉलीवुड बहुत रिजिड हो गया है, एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, रिस्क लेना नहीं है, जो ट्रेंड चल रहा है उस पर पिक्चर, जैसे बायोपिक हिट हो गई, हॉरर हिट हो गई, तो सब हॉरर बनाएंगे जब तक वो हॉरर जॉनरा है जो फ्लॉप नहीं हो। जैसे अभी साउथ में मसाला चल रहा है, एक्शन चल रहा है, तो सब उसमें बनाएंगे। और हाँ, साउथ में सब में एक्शन रहता है, सब में मसाला रहता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी हर पिक्चर यूनिक रहती है। RRR, कोई सी, पुष्पा, कांतारा, KGF ले लो, एक्शन सब में, बट हर स्टोरी यूनिक है। ऐसा नहीं लगेगा देख के कि यार ये तो मूवी कहीं तो देखी है। बट हमारे यहाँ क्या है, अगर स्क्रिप्ट देखें, इंडिया पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर रहा है इंडिया पे, हीरो को बचाना है, उसमें रोमांस भी कर रहा है, वो कहानी सबकी लग रही है। जब भी देखते हैं यार कहानी, पिक्चर कहीं ना कहीं देखी ऐसा लग रहा है। वॉर भी मैंने थिएटर में देखी थी, पठान और ये बड़े मियाँ छोटी मियाँ रिटर्न, तीनों का ऐसा लग रहा था यार ये कहीं तो देखी है। स्टोरी में मतलब यूनिकनेस है ही नहीं। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने कहा कि बस ये जो चीज़ें हो रही, जिनका आपने जिक्र किया है, सब चीज़ें, मैं आपको बताता हूँ कि सिनेमा के हर दौर में, भारत में 100 साल से ऊपर का सिनेमा हो चुका है, हर दौर में हमेशा एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं, हमेशा प्रयोग होते रहे हैं, और बहुत अच्छे प्रयोग होते रहे हैं। आज नहीं, हर दशक में हुआ। 60 के दशक की मैं आपको फिल्में बता सकता हूँ, 70 के दशक की फिल्में बता सकता हूँ। यही गोविंद निहलानी, यही श्याम बेनेगल, कुछ ऐसी फिल्में लेके आए थे जिनको लोगों ने थिएटर में, और हमने खुद यहाँ भोपाल में रंग महल और संगीत थिएटर में जाके देखी वो फिल्में, और वो फिल्में मसाला फिल्में नहीं थी। तो हर दौर में फिल्में बनती हैं। आप अगर अभी की बात कह रहे हैं, हाँ, तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ। आप अभी की बात कर रहे हैं, हम अभी की बात में आपको बताते हैं। क्या थप्पड़ फिल्म का कंटेंट अलग नहीं था? क्या छपाक का कंटेंट अलग नहीं था? क्या शेरनी का कंटेंट अलग नहीं था? क्या दहाड़ का कंटेंट अलग नहीं था? यहाँ तक कि मैं आपको 2 फिल्में और बताता हूँ। क्या झूमर, अभी जो फिल्म अभिषेक बच्चन ने की, क्या उसकी स्टोरी अलग नहीं थी? तो देखिए, कहानियों का ऐसा है कि हर दौर में हमेशा कुछ न कुछ निर्माता, कुछ न कुछ कल्पनाशील निर्देशक नए विषयों को लेकर आते हैं और नए विषयों पे बहुत अच्छी फिल्में बनाते हैं। अब बात यह है कि चूंकि वो फिल्में हिट नहीं हुई, इसलिए आप उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, और उन फ्लॉप फिल्मों की आप चर्चा कर रहे हैं जिनमें कुछ दम ही नहीं था। तो हमारे यहाँ असल में सारा दारोमदार फिल्मों के फ्लॉप और हिट होने के इर्द गिर्द केंद्रित होता है, इसलिए हम अच्छी फिल्मों की चर्चा ही नहीं हो पाती। अब चूंकि उनके बारे में अखबारों में नहीं छपा, उनके बारे में व्यक्तिगत चर्चाएं नहीं हुई, उनके पास में इतना बजट नहीं था कि वो उतना अच्छे अच्छे ट्रेलर बना के रिलीज कर पाते, PR नहीं थी। तो PR से, देखिए, फिल्मों के PR का मुद्दा अभी छोड़ दीजिए, मैं उसको अभी यहाँ लाना नहीं चाहता बातचीत में, मगर प्रचार इतना होना चाहिए। मगर कई बार इनका बजट इतना कमज़ोर होता है कि उस वजह से वो उसको नहीं कर पाते। अब नहीं कर पाते तो भी नुकसान होता है। मगर फिल्में आप देखिए, आप हमारे यहाँ भी देखिए, स्पोर्ट्स जॉनर की कितनी अच्छी फिल्में पिछले 25 सालों में बनी हैं। अगर आप एक सिरे से गिनना शुरू करेंगे तो 25 फिल्में अभी स्पोर्ट्स जॉनर पे बनी हैं, जबकि पिछले अगर सदी में आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स हमारा विषय होता ही नहीं था सिनेमा का। तो कहीं ना कहीं बदलाव तो आ रहा है, और अच्छी चीज़ों की तरफ भी आ रहा है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना नहीं है कि हमेशा लोग प्रयोग नहीं करते हैं, आज भी कर रहे हैं, और ये सिलसिला तो इसी तरह चलता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं और चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। सर, इसमें जैसे मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में देखा है कि बॉलीवुड की सोच अभी थोड़ी कंजर्वेटिव हो गई। मतलब कोई भी नए स्क्रिप्ट राइटर, कोई भी नए डायरेक्टर को चांस नहीं देना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना नहीं। हाँ, साउथ से लाएंगे, साउथ से जो पिक्चर हिट हुई उसके डायरेक्टर को लाएंगे, उसके साथ काम करेंगे, बट यहाँ पर भी तो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, इतने अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनको क्यों नहीं काम देते? बहुत बड़ा एग्जाम्पल सर, एनिमल आई थी, संदीप वांगारेड्डी ने हर एक शॉट में अपनी जान डाली, हर एक सीन पूरा बेस्ट दिया 100%, बट फिर उसमें बोलते यार ये तो समाज को पीछे खींच रही है मूवी, ये सोशली अच्छी नहीं है। बट सर, हम जब सिनेमा बहुत सारे लोग जाते हैं तो ये सोच के तो नहीं जाते कि यार आज कुछ नया सीखेंगे सिनेमा से। हम एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की पर्सपेक्टिव से देखें, और उसमें वो कैरेक्टर जो था उसका, वो कैरेक्टर के साथ उसने कुछ रॉनेस लाने की कोशिश करी थी। बहुत बार उनकी जब पहली कबीर सिंह आई थी, अर्जुन रेड्डी आई थी साउथ में, तब उसका कुछ नहीं हुआ। कबीर सिंह बॉलीवुड में आई क्योंकि एक नया डायरेक्टर आ रहा था, तो उनने फिर उसकी आलोचना की कि यार ऐसा नहीं है। और बॉलीवुड में आती है अगर कुछ वायलेंस ऐसी बनती है तो उसका बारे में इतना वो उठ के बात नहीं आती है सर। देखिए, ये भी जो वक्तव्य आप दे रहे हैं थोड़ा सा एक पक्षी है। आपने कहा कि नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। मैं आपको इतने सारे नाम बता सकता हूँ। अभी पिछले 25 साल में, नई सदी की हम बात करें, 2000 के बाद से आज 25 साल में आप बताइए, सारे डायरेक्टर तो हमारे नए हैं। टॉयलेट एक प्रेम कथा का निर्देशक कौन था? आपने नाम भी नहीं सुना होगा इससे पहले, है ना? अच्छा, अभी जो रिसेंटली जितनी फिल्में आप देख रहे हैं, अलंकृता श्रीवास्तव आई, उन्होंने बनाई। लापता लेडीज़ किसने बनाई? अभी आप देखिए, कालीधर लापता किसने बनाई?
ये जो नई फिल्में नए कंटेंट के साथ में आई हैं, नए ट्रीटमेंट के साथ में आई हैं और रीजनल बैकग्राउंड को नए ढंग से उभार रही हैं, ये फिल्में नए निर्देशक ही तो बना रहे हैं। तो भारत में तो हमेशा अब ये कहना कि नए निर्देशकों को मौका नहीं मिल रहा है या मौका नहीं दिया जा रहा है, ये सर्वथा गलत है। मैं बड़े प्रोडक्शन हाउस ही कर रहा हूँ। जैसे साउथ में जो बड़े जो एक्टर हैं, जो बड़े जो हैं प्रोड्यूसर जो हैं, वो नए डायरेक्टर नए स्क्रिप्ट राइटर के साथ कोलैब कर रहे हैं। बट जो हमारे जो बड़े हैं, जैसे सलमान हो गए, अक्षय सर हो गए, जो बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े बैनर की पिक्चर बनती है, वो स्क्रिप्ट राइटर या डायरेक्टर उसमें नए उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं। नहीं, उन्होंने भी दी है। अगर आप इन सारे डायरेक्टर्स की देखिए तो इन सारे डायरेक्टर्स का साथ में हमेशा संतुलन चलता है। कोई आदमी किसी बड़े डायरेक्टर के साथ भी काम करता है, उसी समय वो किसी एक नए डायरेक्टर के साथ भी काम तो अक्षय कुमार ने तो सबसे ज़्यादा किया है। उन्होंने तो हमेशा, आप बताइए, केसरी इतनी शानदार फिल्म बनी, केसरी के डायरेक्टर का नाम कितने लोगों को याद है? नहीं याद है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि एक असुरक्षा का भाव होता है कि सितारा अपने आप को महिमा मंडित करना चाहता है, निर्देशकों को आगे नहीं आने देना चाहता। अब ये स्त्री फिल्म बनी, स्त्री के 2 पार्ट आए। अब बताइए, इसमें शरद कटारिया हैं या शशांक खेतान हैं, ये तो सब नई पीढ़ी के डायरेक्टर हैं ना, और ये सब बहुत स्थापित हैं, बहुत अच्छी फिल्में बना चुके हैं। आप हमेशा किसी भी चीज़ को हिट और उससे बड़े कारपोरेट घरानों से मत देखिए, उनकी संख्या बहुत छोटी है और उनका तो समय अब जा चुका है। अब तो ये नई चीज़ों का, नए निर्देशकों का, नए परिवेश का समय आ रहा है और ख़ास तौर पे अब सिनेमा छोटे शहरों की तरफ लौट रहा है। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको दूंगा। पिछले 25 साल में आप देखिए, सबसे ज़्यादा शूटिंग मध्य प्रदेश में पिछले 25 साल में ही हुई है। जितनी पिछले 100 साल में नहीं होगी, उतने सिर्फ 25 साल में हुई। तो वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि उनको नया परिवेश चाहिए और नया परिवेश के लिए आपको नई जगह जाना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए, ये मानना कि नए लोगों को मौका नहीं मिल रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि ये नया क्रिएशन नए लोग ही कर रहे हैं और मैं तो उसी को एडमायर करता हूँ। अच्छा सर, आप जैसे हमने कॉर्पोरेट की बात करी, अब ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने बहुत सारों से सुना है, मैंने भी नोटिस किया कि अब बॉलीवुड में अधिकतर, जैसे हम बड़े उसकी बात करें, अब मूवीज़ नहीं बनती है, प्रोजेक्ट्स बनते हैं एक्सेल उस पर। एक पूरा आर्ट मिसिंग हो रहा है, एक पूरा प्रॉफिट मेकिंग मॉडल बन रहा है। जो बड़े कॉर्पोरेट वर्ल्ड है वो उसको कंट्रोल करते हैं। मैं बताता हूँ, हम 4 उससे प्रॉफिट देखते हैं। एक हमारे थिएटर में, फिर सैटेलाइट राइट्स, फिर OTT राइट्स, फिर म्यूज़िक राइट्स। अब मान लो हमारा 100 करोड़ का बजट है, अब हमने सैटेलाइट, OTT और हमारे सॉन्ग के वो राइट्स को कर लिया, हमारा 200 करोड़ कितना वो तो हो गया। अब पिक्चर चले या नहीं चले, उसने जो कंपनी, उसको तो प्रॉफिट से मतलब है, उसने उसका प्रॉफिट कर लिया। या फिर बड़े सुपरस्टार को ले लिया, हमने पुराने गानों में रीमेक कर दिए, जो थोड़ा सा ट्रेंड है वही करा। आर्ट इसमें मिसिंग लग रहा है सर। देखिए, सिनेमा के जो निर्माण की विधा है ना, उसको आप आज से नहीं, पुराने दौर को भी थोड़ा सा, चूँकि आप अभी बहुत आज के ताज़ा दौर पे ही फोकस कर रहे हैं, मैं हमेशा उसको पूरे व्यापक संदर्भ में देखता हूँ 100 साल के सिनेमा में। और ऐसा नहीं है, आज से 100 साल पहले भी ये जो आप कारपोरेट कल्चर आज बता रहे हैं, लगभग ये नहीं, मगर इसका एक दूसरा स्वरूप था, उसी तरह का पैटर्न था। जब हमारे यहाँ तब भी स्टूडियोज़ ही सब ये चीज़ें निर्णायक करते थे, ये निर्णय वही करते थे। शशधर मुखर्जी का था, फिल्मालय स्टूडियो था, बड़े बड़े स्टूडियोज़ थे जो फिल्में बनाते थे। कोई इंडिविजुअल किसी प्रोड्यूसर की हिम्मत, धार्मिक फिल्में, छोटी मोटी फिल्में लो बजट की बनाने की होती है, बड़ी फिल्में तो हमेशा भारत में वही बनाते रहे। अब खाली स्वरूप ये बदल गया कि अब कारपोरेट युग आ गया है, तो अब कारपोरेट कल्चर में ढल गया है वो सारा स्वरूप। मगर पहले भी उस तरह से, शुरू में भी अगर आप 50 के 60 के दशक में देखेंगे तो हमेशा 5-5, 10-10 बड़े प्रोड्यूसर्स रहे हैं, जिनके अपने खुद के स्टूडियो होते थे, वो खुद ही उसके निर्माता रहते थे, निर्देशक के रूप में वो किसी को हायर करते थे और फिल्में बनाया करते थे। बाद में फिर ये लगा कि जिन अच्छे, समृद्ध, सक्षम लोगों को मौका मिला तो उन्होंने अपनी फिल्म कंपनियां खोली। देवानंद साहब ने अपनी नवकेतन स्टूडियो क्यों बनाई थी? इसीलिए बनाई थी कि भाई हम न केवल करेंगे, काम भी करेंगे, बनाएंगे भी और फिल्मों को करेंगे। तो आप देखिए, नवकेतन का 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, एक से एक शानदार फिल्में बनी हैं भारत में। तो वो चीज़ें तो तब भी चल रही थी, आज भी चल रही। अच्छा, उस जमाने में आप कहेंगे कि सारी अच्छी फिल्में बनी थी, तब भी नहीं होता था और आज भी नहीं हो रहा है। इसलिए आज भी ये मानना कि आज की फिल्में बुरी हैं या आज की फिल्में पहले की तुलना में उतना लोगों को नहीं खींच पा रही हैं, अलग है। उसके पीछे का कारण फिल्मों का अच्छा या बुरा होना नहीं है, उसके पीछे का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि अब सिनेमा के प्रति आदमी का मोह, उसका आकर्षण, उसका लगाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि उसके पास में अब विकल्प बढ़ते जा रहे हैं। आज 24 घंटे में से अगर वो 5-6 घंटे मोबाइल के साथ में बिता रहा है, तो उसकी इंटरटेनमेंट की जो जिज्ञासा है, उसकी क्षमता है, उसकी आवश्यकता है, वो उसकी किसी दूसरे माध्यम से पूरी हो रही है। यहाँ तक कि मैं तो कहूँगा कि वो एक किसी सोशल मीडिया पे रील्स ही अगर दिन में 25 रील देख लेता है तो उसका कोटा पूरा हो जाता है। अब उसको सिनेमा देखने की दरकार नहीं है। तो ये असल में सिनेमा के सामने मुख्य संकट दर्शकों का है। बनाने, निर्माण करने की बात तो उसके बाद आएगी।
सर मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है, पहले के जो प्रोड्यूसर थे वो एक बहुत कुछ अच्छा बनाना चाहते थे, एक आर्ट प्रेजेंट करना चाहते थे। आज के जो प्रोड्यूसर हैं, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमने बात करी, जो कंपनीज है, वो मेकिंग प्रॉफिट मॉडल देखती, वो आर्ट को नहीं देखती। इसलिए पुराने जो प्रोड्यूसर थे उनकी पिक्चर इतनी अच्छी लगती थी, आज इतनी अच्छी बन नहीं रही, क्योंकि उनका मेन फोकस आर्ट रह नहीं गया, उनका प्रॉफिट मेन रह गया। मुझे ऐसा लगता है। हाँ, तो ये बात सही है, मगर देखिए जब किसी चीज़ को हम कहते हैं सिनेमा को, हम कहते हैं सिनेमा क्या है। एक ज़माने में हम भारत को कहते हैं भारत का फिल्म उद्योग है, फिल्म उद्योग से बात बढ़ के आई तो उन्होंने कहा नहीं, ये सब फिल्म व्यवसाय है, व्यवसाय है। फिर आगे अगर व्यवसाय है उसमें पैसे का निवेश हो रहा है, और पैसे का निवेश ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो पर्दे पे तो दिखता ही नहीं है। जो आदमी फाइनेंसर होते हैं वो पैसा लगाते हैं, तो वो कारपोरेट घराने आजकल पैसा लगा रहे हैं। तो अगर कोई भी व्यवसाय किया जाएगा उसको आप अनैतिक मत मानिए। व्यवसाय है तो व्यवसाय तो लाभ के ही लिए किया जाता है। कौन सा ऐसा व्यवसाय मुझे दुनिया में बता दीजिए जिसको लोग घाटे के लिए किया जाता है। समाज सेवा की जाती है, व्यवसाय तो लाभ के लिए किया जाता है। तो अगर सिनेमा पैसे से जुड़ा है, पूंजी निवेश से जुड़ा है, तो आदमी वो उस निवेश का लाभ तो लेना चाहेगा। और हालांकि अगर आप कह रहे हैं कि साहब ये इसमें कौन मदद कर सकता है, तो ऐसे भी बीच में उपक्रम हमारे यहाँ हुए। भारत में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना था और ऋषिकेश मुखर्जी उसके चेयरमैन थे। उस ज़माने में बहुत सारी फिल्में उन्होंने बनाई, NFDC ने खुद बनाई। खुद बनाने के साथ में उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को पैसे की मदद भी की। चलो भाई 50% पैसा आप लगाना, कुछ पैसा हम आपको दिल लगा देंगे। तो NFDC का भी आता था, फिर प्रोड्यूसर में एक को प्रोड्यूसर NFDC रहता था। फिर एक और मुद्दा आप लीजिए कि जो बड़ा अपने को लगता है कि आजकल तो गुम है, गायब ही है, वो है चिल्ड्रंस फिल्मों का। आप बताइए भारत में आज बच्चों के लिए कहाँ फिल्में बनती हैं? बच्चों को केंद्र में रख के कितनी फिल्में बनती? अभी जैसे नरसिम्हा आई थी। हाँ, तो पर फिर भी मतलब अपेक्षाकृत बहुत कम हो गई है चिल्ड्रंस। मगर अगर आज भारत में आज भी चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी है, तो ये उसका कर्तव्य है कि वो देखे कि क्यों बच्चों के लिए फिल्में नहीं बन रही हैं। बच्चों के लिए अगर अच्छी फिल्में बनेंगी, और उनके लिए तो हम कहते हैं कि दर्शक वर्ग भी उपलब्ध है। अगर एक चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के बैनर से या उनकी मदद से अच्छी बाल फिल्में बनती हैं, और अगर हम उनको भारत के स्कूलों में बच्चों को जाके वहाँ दिखाने की रखते हैं, आजकल तो हमारे पास कंप्यूटर प्रोजेक्टर वगैरह सारी आधुनिक तकनीक मौजूद है स्कूल में, तो हम उसको थिएटर में रिलीज़ करने के बजाय अगर पूरे देश भर के हायर सेकेंडरी स्कूलों में अगर एक फिल्म को दिखाते हैं, तो क्या वो आपको एक सप्ताह में उसको सुपरहिट की कैटेगरी में नहीं रखेंगे आप? अगर उसको भारत में 150 करोड़ लोगों बच्चों ने देख लिया तो। मगर एक नया मॉड्यूल विकसित करना चाहिए। ये फिल्म बनाए, रिलीज़ करने के लिए कोई एक नया प्लेटफॉर्म अगर चाहें तो सरकार, NFDC, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी, कोई भी उसको उपलब्ध करा सकता है। डिजिटल है आजकल, तो ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो सारी चीज़ें भी हो सकती। हमें हमेशा नए विकल्पों की तरफ जाना चाहिए और नए विकल्पों पर विचार करना चाहिए। तो किस तरह से हम इन चीज़ों को और सिनेमा को और अच्छा समृद्ध कर सकते हैं भारत में। फिर सर OTT, मुझे लगता है OTT से हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, बहुत अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, बट ना OTT हमें सुपरस्टार नहीं दे सकता। और सर कोई सी भी इंडस्ट्री हो, साउथ हो, बॉलीवुड हो, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कोई सी भी हो, सुपरस्टार फिल्म इंडस्ट्री की बैकबोन होती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, 2021 से 2023 बॉलीवुड का बहुत ही बुरा था, बट फिर शाहरुख सर की मूवी आती है पठान, जवान, फिर डंकी, बॉलीवुड फिर से बूस्ट पे आता है, फिर से अच्छा ग्रो करती है इंडस्ट्री। जो छोटे उस बजट की रहते हैं डायरेक्टर, वो भी बोलते हैं कि जब बड़ा सुपरस्टार की मूवी आती है, वो हिट होती है, तो हमारा बिजनेस भी अच्छा चलता है, एक बूम पे आ जाता है। देखिए यहाँ भी मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मैं तो जो ये स्टार सिस्टम है इसको घातक मानता हूँ। उसकी वजह, जिस चीज़ की तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं, हम तो उसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना। स्टार सिस्टम का मतलब हुआ कि आप फिल्म मत देखिए, आप स्टार को देखिए। वही तो हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं आप कंटेंट पे फोकस करिए ना। आप वैश्विक सिनेमा की बात करिए कभी, हॉलीवुड और बॉलीवुड को छोड़ दीजिए, ये तो एक व्यावसायिक उसका फॉर्मेट है। मगर आप वैश्विक सिनेमा देखेंगे, अगर हॉलीवुड को आप छोड़ दें और बॉलीवुड को छोड़ दें, तो शेष दुनिया में जो फिल्में बन रही हैं वहाँ तो कोई वुड नहीं है। तो क्या वहाँ की फिल्में देखने लायक नहीं है? वहाँ की फिल्में भी बेशक देखने लायक है। उनके कंटेंट देखिए, आप जापानीज़ फिल्में देखिए, इटालियन फिल्में देखिए, ईस्ट की फिल्में देखिए, कई फिल्में आप देखेंगे दुनिया के देशों की, तो उन फिल्मों में असल में हमें जो आप कह रहे हैं वो चीज़ नहीं है। समस्या हमारे यहाँ है कि हमको भारतीय संदर्भ में लोगों को या दर्शकों को सिनेमा सही ढंग से देखने का सलीका सिखाने की ज़रूरत है। आप सितारों की तरफ ले जा रहे हैं, मैं सितारों से वापस लौटाना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा हुआ कि सितारों से लोग मोहभंग हो चुका है, तो अब कम से कम वो कंटेंट पे फोकस तो कर रहे हैं। आज ये जो OTT पे आपकी पंचायत नाम की सीरीज़ आ रही है, इसमें कौन सितारा है बताइए? इसमें सितारा है उसका ग्रामीण परिवेश, इसमें सितारा है उस
वेब सीरीज का केंद्र बिंदु जो नायक है, जो नौकरी की तलाश में वास्तविक जीवन से आ रहा है कि उसकी पदस्थापना कहीं हो रही है और वो उस काम को करना नहीं चाहता, मजबूरी में जाके देखता है और फिर वो उसको एंजॉय करने लगता है। तो वो जो सही रियल टाइम जिसको कहते हैं ना, रियल लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें आएंगी उसकी तरफ लोग जाना चाहेंगे, बजाय काल्पनिक दुनिया में अब नहीं जाना चाहते। वो जो आप कहते हैं ना कि वो यूनिवर्स वाली फिल्में और फलानी फिल्में, वो ठीक है, वो किसी और चीज़ों के संदर्भ में सही हो सकती हैं। भारतीय संदर्भ में तो आज भी भारतीय परिवेश, भारतीय जड़ें और भारत का जो अपना ग्रॉस रूट लेवल का इंडिया है, उसकी तरफ लेके जो भी कंटेंट आएगा, कथानक आएंगे, कहानियाँ आएंगी, फिल्में आएंगी, कहानी आएंगी, उन सब की तरफ लोगों की रुचि बढ़ेगी, क्योंकि हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, हम उसको अपनी भाषा में एंजॉय कर सकते हैं। यही तो उसका मुख्य कारण है। सर वो उससे सिनेमा अच्छा चल रहा है, OTT अच्छा, बट थिएटर की बात, क्योंकि हमने जैसे कहा कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वो उनको प्रॉफिट, मेन तो उनका मेन प्रॉफिट ही है। अब बहुत बार जैसे मनोज वाजपेयी सर का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उनने भी कहा कि हम जब पिक्चर लाते हैं तो कितनी बिकेगी, कितने राइट्स गए। अब कोई सुपरस्टार है तो उसकी पिक्चर वैसे ही पूरे राइट्स चले जाते हैं, कितने लोग खरीद रहे कि नाम चलता है ना, कि यार प्रोड्यूसर भी देखता है कि पिक्चर का हीरो कौन है, उनका ही फॉर्मूला चलता है, कोई बड़ा सुपरस्टार ले आओ। और लोग भी जाते नहीं है सर, अगर बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छे एक्टर नवाजुद्दीन सर की है, मनोज वाजपेयी सर की थिएटर में लगी है, तो लोग इतने आते नहीं हैं सर। और सुपरस्टार की भली पिक्चर फ्लॉप है, शाहरुख सर है, कोई से भी नाम नहीं ले रहा, अगर उनकी फ्लॉप भी है बट उनके उससे आ जाते, कमा लेते हैं। ये बुरी बात है, मैं भी मान रहा हूँ, बट हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो अभी भी सुपरस्टार, साउथ में तो सर पूजा करते हैं सुपरस्टार की। तो साउथ का सिनेमा लिमिटेड भी तो है भाई। आप कैसे कहते हैं साउथ के एक लैंग्वेज, एक रीजनल सिनेमा है। एक रीजनल सिनेमा कुल कितने लोगों तक सीमित है? एक कन्नड़ भाषा को बोलने वाले या तमिल या तेलुगु की जो भी रीजनल हमारी फिल्में हैं, तेलुगु फिल्में तो लीड करती हैं, पर वो सारी फिल्में एक लैंग्विस्टिक बैरियर में तो बंधी है ना, तो उनकी रीच तो उतनी ही हो गई। फिर जब उसको उस रीच को क्रॉस करना रहता है तो वो उसका फिर ट्रांसक्राइब करते हैं, हम इसको हिंदी में डब कर देंगे, पैन इंडिया कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आप उसको करके जा रहे हैं, अपना कंटेंट ला रहे हैं। मगर ये जिन बड़ी फिल्मों के, सो कॉल्ड फिल्मों की आप बात करते हैं, इनकी सफलता या इनके ये सब पैमाने भी तो कई बार फैब्रिकेटेड होते हैं। आप इसको ऐसे क्यों मान लेते हैं कि जो कहा गया वही पूर्णतः 100% सत्य है? फिल्मों की सफलता के पैमाने क्या? बस किसी ने हिट कह दिया तो हिट के पीछे नहीं जाना ही आत्मघाती कदम है। और आपने तो कोरोना काल में कितने इस तरह के वहाँ की दुनिया के जो विकृतियाँ हैं उनको नहीं देखा क्या? सुशांत राजपूत का किस्सा आप भूल गए? वो सारी चीज़ें क्या थी? नेपोटिज्म क्या था? वो सारी चीज़ें तो वही थी ना जो उसकी विकृतियों को बाहर उजागर कर रही थी। तो ऐसे उद्योग जिनमें अपनी विकृतियों की वजह से उनको खुद का नुकसान हो रहा है, उससे बाहर उनको कौन निकालेगा? उससे बाहर निकालने के विकल्प या तो वो स्वयं ढूंढ लेंगे, और अगर वो स्वयं नहीं ढूंढेंगे तो कुदरत उनको रास्ता बता देगी, लोग उनको रास्ता बता देंगे। जब लोग ही सिनेमा की तरफ से मुंह मोड़ लेंगे तो आप फिर बनाते रहिए सिनेमा, और कितना ही एनिमल बनाइए, कितने ही पठान बनाइए, कितने ही गदर मचाइए, उससे क्या होना है? फिर वो सारी चीज़ें तो अब रास्ता मुड़ चुका है, दूसरी दिशा की तरफ मुड़ गया। और सर OTT से एक बहुत अच्छी बात हुई है, कोविड के बाद से कम प्राइस में कंटेंट बहुत मिल रहा है। हॉलीवुड रीजनल का मिल गया है, दूसरी छोटी छोटी जो पिक्चर थी हम देख नहीं पाते थे उनका मिल गया, तो इनकी जो बड़ी पिक्चर अच्छी नहीं रही तो इनको, और रीमेक जो बनाते थे, जैसे पहले बहुत अच्छे रीमेक्स आते थे, हम बाद में पता चलता था यार ये तो रीमेक है, जैसे हेरा फेरी। अब पहले हम ओरिजिनल देख रहे हैं तो इनका रीमेक वाला फॉर्मूला भी फेल ही हो रहा है, हो नहीं रहा, हो चुका है। हाँ। अब आप हो रहा वाली अभी भी आ रही क्योंकि रीमेक नहीं, तो वो लेटेस्ट ट्राई वाली चीज़ कर रहे हैं, फ्लूक में बना के देखते हैं, कभी चल जाए, कभी चल जाएगी, तो फिर अब वो तो पटाखे छोड़ते हैं तो कई बार नहीं भी चलते हैं ना, तो वो ऐसे लगाते हैं, आग उड़ गया तो अच्छा है, फिर देखेंगे, नहीं उड़ा तो चलो दूसरा लगाएंगे। मगर आप देखिए कि जिस OTT की बात, और जो मूल आप चर्चा के शुरुआत में कह रहे थे कंटेंट की बात, तो मैं आपको बताता हूँ कि OTT को लोग कई बार बदनाम भी करते हैं कि OTT का जो कंटेंट है उस पर कोई सेंसरशिप नहीं है, उसमें जिस तरह के संवाद बोले जाते हैं वो अभद्र होते हैं, परिवार के साथ देखने योग्य नहीं होते हैं। मैं भी मानता हूँ कि हाँ ऐसा, मगर साथ में आप देखिए कि OTT कितने नए विषयों को और कितनी नए ढंग के पैटर्न की कहानियों को आपके साथ लेके आ रही है। आपने हाफ CA OTT की सीरीज़ देखी होगी, आपने अभी रिसेंटली एक कोटा फैक्ट्री सीरीज़ देखी होगी। ये क्या है? ये हमारे भारतीय परिवेश में सामाजिक सरोकारों से जुड़े उपक्रम हैं कि नहीं हैं? ये वही तो चीज़ें हैं। कभी आपने देखा कि जिस तरह का इन चीज़ों का कंटेंट था वो कभी बॉलीवुड की मुख्य धारा के सिनेमा में कभी आपने देखा क्या? नहीं देखा। आपने पाताल लोक सीरीज़ देखी थी, हमने ढेर सारी अपराध फिल्में देखी, मगर जो पाताल लोक में जिस तरह का अपराध का वाक़या और जो बिल्कुल रियलिस्टिक मैनर में सामने उभर के आया, वो बहुत कम फिल्मों में देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है, काल्पनिक दुनिया से लोग आदमी भागना चाहते हैं और वास्तविक दुनिया की भी असलियत को जानना चाहते हैं, और उससे भी एंटरटेन आदमी हो सकता है और हो रहा है। सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, जो आपका पॉइंट है वो सही है, बट सर
इंडिया में अभी भी बहुत बड़ा ऐसा जॉनर है, जो बहुत ऐसे लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करके आ रहे हैं, कुछ भी करके आ रहे हैं, वो एक हसल करके आ रहे हैं अपनी लाइफ में 24 घंटों में जो भी करते हैं। फिर उनको एक ऐसा टाइम चाहिए जिसमें वो खाली इंजॉय करें, एंटरटेनमेंट हो उनको ये नहीं देखना यार कि ये मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि आर्ट मूवी बहुत, उनको मसाला चाहिए, कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ एक्शन चाहिए, कॉमेडी चाहिए। क्योंकि उनकी लाइफ में वैसे ही बहुत डिप्रेशन है, एनजाइटी है, तो कुछ उस टाइम के लिए कुछ बहुत अच्छा दिख जाए, उनको लार्जर देन लाइफ दिख जाए, इसलिए ऐसी मूवी हिट भी हो रही है आजकल सर। तो देखिए, ये भी फिनोमिना वैसा ही है कि क्या पहले कॉमेडी फिल्में नहीं बनती थी, पहले भी बनती थी, है ना। और गोलमाल हो या अंगूर हो, अगर आप पुराने ज़माने की फिल्में देखेंगे तो वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी फिल्में बनती थी। आप ऋषिकेश मुखर्जी की चुपके चुपके देखिए, कितना अच्छा सटायर उसमें होता था। तो ऐसा नहीं है, पहले भी बनती थी, और जब जब जिसको मौके मिलते थे वो लोग अपने हिसाब से बनाने का प्रयास भी करते थे, चाहे वो सटायर बनाए या कुछ और बनाए। अब असरानी इतने बड़े कॉमेडियन थे, हाल ही में गुजर गए हैं। असरानी ने पहली फिल्म जो डायरेक्ट की थी उसका नाम ही था चला मुरारी हीरो बनने, क्योंकि वो उस ज़माने का एक प्रासंगिक विषय था कि हर युवक के मन में इच्छा होती थी कि मुझे जाके एक फिल्म में हीरो बनना है। तो आदमी एक ऐसा विषय लेके आता था कि उस विषय के साथ में उसमें कॉमेडी का तड़का भी होता था और करता था। मगर आदमी कई बार कंट्रास्ट काम भी करता था। मैं आपको एक उदाहरण पुराने ज़माने के ज़्यादातर दूंगा, क्योंकि मैं पुरानी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता हूँ। महमूद साहब इतने बड़े कॉमेडियन थे, मगर उनके जीवन का जो सबसे श्रेष्ठ क्रिएशन है वो मैं उनकी एक ऐसी फिल्म मानता हूँ जो उन्होंने डायरेक्ट की थी, उसका नाम है कुंवारा बाप, जो पूरी फिल्म आपको भिगो देती है, आपको आंसुओं के करीब ले जाती है, और ऐसे विषय पे ले जाती है जिस विषय पे लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि कोई फिल्म बनती है। अब कुंवारा बाप जैसी फिल्म महमूद साहब ने बनाई, वो अपने आप में एक बड़ा अद्भुत काम है। और जो आप अभी कह रहे थे कि सिनेमा क्या पैसे कमाने के लिए आप आते हैं या प्रसिद्धि पाने के लिए आते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं, कुछ लोग इन सब चीज़ों से परे अपने जुनून और अपने शौक़ के लिए आते थे, और पूरा जीवन उन्होंने अपने आप का समर्पित कर दिया। इसीलिए आप देखिए इसमें महमूद साहब का जो कंट्रीब्यूशन है कि वो आए थे, उन्होंने क्या काम किया। एक ज़माना उनका था कि जब उन्हें हीरो से ज़्यादा पैसे मिलते थे फिल्म में काम करने के, और उनकी उपस्थिति ये मानी जाती थी कि हीरो हो ना हो, पिक्चर में महमूद जरूर होना चाहिए। तो एक दौर था उनका 10 साल का, उन्होंने उस दौर में खूब पैसा कमाया, और बाद में फिर उन्होंने उस कमाए हुए पैसे से इतनी सोद्देश्य और उद्देश्यपूर्ण फिल्में भी बनाई। तो अगर आपका सिनेमा के प्रति वाकई कमिटमेंट है, तो आप कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज़ करके या कहीं ना कहीं से कोई दूसरा विकल्प ढूंढ के सिनेमा की सही माने में पूरे तन मन धन से सेवा भी कर सकते हैं, और ऐसा पिछली पीढ़ी के कई लोगों ने किया है। तो इसलिए आज जब हम देखते हैं तो हमें ये सिनेमा की दुनिया बिल्कुल बदली हुई नज़र आती है, क्योंकि यहाँ संवेदनाओं का अभाव है, उस तरह के संवेदनशील लोग नहीं हैं, उस तरह के संवेदनशील दर्शक नहीं हैं। और आप कह सकते हैं कि चूंकि आज समाज भी वैसा बदल चुका है तो उस तरह की फिल्में भी नहीं बनेंगी। क्या आज राजश्री की बनाई हुई दोस्ती जैसी फिल्म को कोई देखना चाहेंगे? मान लीजिए अगर दोबारा बनाई जाए इस तरह की कोई, तो नहीं देखना चाहेंगे। तो आप जो कह रहे हैं कि आज का जो युवा है, आज की जो युवा पीढ़ी है, जो नौकरी से, काम के दबाव से गुजर रही है और किसी तरह से रिलैक्स होकर थोड़ा सा अपना मनोरंजन करना चाहती है, तो उसके मनोरंजन की कसौटी अलग है। उसके मनोरंजन की कसौटी आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले वाली नहीं हो सकती, ये हम भी मानते हैं। मगर फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी हालत में मनोरंजन स्वस्थ होना चाहिए, हेल्दी मनोरंजन होना चाहिए। ऐसा मनोरंजन नहीं होना चाहिए विकृत मानसिकता का कि वो आपको डिप्रेशन में ले जाए, अवसाद में ले जाए या अनैतिक कार्यों की ओर प्रवृत्त करे। ये सिनेमा का मूल दायित्व भी है और सामाजिक सरोकार भी है। आप बॉलीवुड का फ्यूचर कहाँ देखते हैं आप? फ्यूचर की जहाँ तक बात है तो मैं पिछले अपने कुछ आर्टिकल में लिख भी चुका हूँ कि अब सिनेमा के वो जो पुराने ग्लोरियस स्वर्ण काल था, गौरवशाली दिन थे, वो तो अब लौट के नहीं आने वाले हैं, क्योंकि सिनेमा का फॉर्मेट बदल गया है। और फॉर्मेट सिनेमा वालों ने नहीं बदला है, बहुत बड़े भारत के दर्शक वर्ग ने बदल दिया है। जैसा मैंने आपसे भी जिक्र किया कि अब सिनेमा तक हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दर्शकों को। अब सिनेमा हमारे पास चल के आ रहा है, तो अब सिनेमा हमारी जीवन की प्राथमिकता में नहीं है। आज मनोरंजन के बहुत सारे विकल्प हैं। सिनेमा प्राथमिकता में तब था जब सिनेमा सिनेमा ही था। आज सिनेमा के विकल्प के रूप में टेलीविज़न है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, और मोबाइल फ़ोन के साथ साथ सोशल मीडिया है। आज अगर 24 घंटे में मेरी मनोरंजन की जो भी भूख है, मेरी मनोरंजन की जो भी इच्छा है, उस इच्छा को अगर दूसरे विकल्प पूरा कर रहे हैं तो सिनेमा का एकाधिकार टूट चुका है। और जैसे ही किसी की मोनोपोली टूटती है, तो आपने देखा होगा कि अगर कंज्यूमर व्यवसाय में भी कुछ ऐसे पुराने ज़माने के प्रोडक्ट थे, बड़े ब्रांड थे, जो हम लोग नाम से कहा करते थे कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, तो चूँकि वो दौर ही जा चुका है,
जैसे आज नई तकनीक के आने के बाद फोटोग्राफी का दौर चला गया ना, आज कैमरा आउटडेटेड हो गया है। आज पुराने ज़माने का वो किक लगाने वाला स्कूटर आउटडेटेड हो गया है। आज पुराने ज़माने की वो जो भारी भरकम कार हुआ करती थी वो आउटडेटेड हो गई है। तो उसी तरह से समय के साथ में, समय की जीवन धारा के साथ में बहुत सारी चीज़ें अप्रासंगिक हो जाती हैं। तो उसी तरह से सिनेमा भी अब उस तरह से अप्रासंगिक होने जा रहा है, क्योंकि वो उसका एकाधिकार खो चुका है। तो अब वो बहुत ही सीमित स्वरूप में रहेगा, पर फिर भी मैं इसलिए आशावादी हूँ कि अपने इस सीमित स्वरूप में सिनेमा और भी प्रभावी ढंग से बन के निकलेगा इस संकट के दौर के बाद, और आपको बहुत ही श्रेष्ठ, चुनिंदा और बेहतरीन फिल्में देखने को मिलेंगी, बशर्ते कि आप इस सितारा संस्कृति से दूर हटके अच्छी कहानियों वाली, अच्छे कंटेंट वाली, अच्छे परिवेश वाली फिल्में देखने के लिए अपने आप को तैयार करें। उन सुधी दर्शकों के लिए तो सिनेमा रहेगा, और जो व्यावसायिक फिल्मों की ओर भीड़ चाल की तरह देखने वाले थे कि पूरे मोहल्ले ने फिल्म देख ली है तो हम भी देख लें, उन लोगों का अब कोई स्कोप नहीं रहेगा। यही मुझे लगता है सिनेमा का आने वाला भविष्य है। अब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन। क्या सर आप रणवीर कपूर को एक नेक्स्ट मेगा स्टार बनते हुए देखते हो? क्योंकि उनकी जब आने वाली मूवीज़ है, एनिमल पार्क, रामायण के 2 पार्ट और फिर लव एंड वॉर, बहुत अच्छी मूवीज़ आने वाली है उनकी। नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा। अब आप मेगा स्टार तो छोड़िए, अब तो सितारा संस्कृति विलुप्त होने जा रही है। तो मेरी बड़ी बेबाक टिप्पणी है कि मैं आने वाले समय में किसी को अब कुछ देखता नहीं, क्योंकि वो सितारा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। अब तो वो लौट के आएगा नहीं, और ना किसी फिल्म की अब ब्लॉकबस्टर उस तरह की सफलता की कामना करनी चाहिए, क्योंकि अब वो दौर ही चला गया है ना। दर्शक ही बिखर चुके हैं, तो आप किसके लिए तमाशा करेंगे? होगा ही नहीं। अच्छा, फिर सर गोविंदा सर की बात करते हैं, 90s 80s, उसके सबसे सुपरस्टार, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, सुपरस्टार, इतनी अच्छी मूवी बैक टू बैक देना, बट आज के टाइम पे मूवीज नहीं आना, डाउनफॉल, क्या सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है? भाई रीज़न तो बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक समय होता है। हर कालखंड में एक जो दर्शक वर्ग होता है 10 साल के बाद बदल जाता है। तो वो जो गोविंदा का कालखंड था, समझिए 80 और 90 के दशक वाला, वो एक वैक्यूम का पीरियड था। उसमें पुरानी पीढ़ी के जो सितारे थे, जो उस ज़माने में लगभग 40 और 50 साल की उम्र में दाखिल हो रहे थे, उनकी जगह जो नया स्टफ आना था, उसमें जो युवा चेहरा दिखाई देता था, वो गोविंदा थे। और गोविंदा ने अपनी हमेशा हल्की फुल्की फिल्मों के जरिए, वो जो आप कह रहे हैं लाइट एंटरटेनमेंट के जरिए, अपनी एक पहचान बना ली। अच्छा, वही एक भेड़ चाल चल रही थी। अधिकांश अगर गोविंदा की आप फिल्में देखेंगे तो उनका सबका फ्लेवर आपको एक जैसा ही दिखेगा। तो वो उसी तरह से है कि आप जैसे एक ज़माने में राजेंद्र कुमार, जुबली कुमार कहलाते थे, उस तरह से उसी पैटर्न पे गोविंदा की भी सफलता को दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि और समय जैसे ही जाता है, उम्र जैसे ही बढ़ती है, तो वो नई पीढ़ी आकर रिप्लेस कर देती है। और फिर सर इसमें बहुत बड़ी बात लगती है, जो उस टाइम के जो भी एक्टर थे, उनने ट्रेंड के हिसाब से अपना कैरेक्टर बदला। जो हीरो आते थे, अब वो साइड रोल या फादर का रोल या ऐसे, अभी भी उनको हीरो ही आना है, तो फिर कौन सर कैसे चलेगा? ये तो हर आदमी का, हर व्यक्ति का, हर अभिनेता या अभिनेत्री का अपना एक खुद का विशेषाधिकार होता है कि वो क्या करे या ना करे, है ना। उसके बारे में तो कोई चीज़ सलाह देना है नहीं, वो उसकी अपनी मर्जी है, वो करना चाहे तो करे, ना करना चाहे। जिनको अभिनय का जन्मजात शौक होता है, तो वो स्क्रीन पे अपनी उपस्थिति अगर उनकी क्षमता है तो वो बनाए रखना चाहते हैं एक सीमा तक। फिर उसके बाद भी एक सीमा ऐसी आ जाती है कि जब आदमी काम करने के ही काबिल नहीं रहता है, तो ज़बरदस्ती क्यों अपना चेहरा पर्दे पर दिखाए, तो वो आराम से दूर बैठ के दर्शन करना चाहता है। तो वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। फिर सर सलमान खान की बात करते हैं, उन्होंने कितनी अच्छी मूवीज़ दी, हम आपके हैं कौन, वांटेड, तेरे नाम, सुल्तान, बजरंगी भाईजान, टाइगर जिंदा है, तो बहुत सारी मूवीज़ दी है। बट अभी क्या हो गया उनकी मूवीज़ में, सिकंदर हो गई, किसी का भाई किसी की जान हो गई, राधे हो गई, अंतिम हो गई, मतलब जो ऑडियंस इतना एक्सपेक्ट करती है आपसे, फिर आप ऐसा कंटेंट ला रहे हैं उनके लिए, कहीं ना कहीं आप कंफर्ट जोन में चले गए, उससे बाहर आइए। और ये लोग तो सुपरस्टार है, जैसे मैंने कहा, ये बैकबोन है। अब ये ही नहीं अच्छा कंटेंट लाएंगे तो कैसे हमारा इंडियन सिनेमा अच्छे से ग्रो होगा? भाई ये चीज़ें अंतर्विरोधी हैं। जैसा आप खुद कह रहे हैं कि लोग किसी व्यक्ति को उसके एक ही अंदाज में देखना चाहता है, और जब वो अंदाज बदलेगा तो फिर आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब आप उसी चीज़ को बार बार, तो रिपीट वैल्यू कितनी हो सकती है अधिकतम आदमी की? किसी भी चीज़ का रिपीटेशन कब तक होगा? एक सीमा होती है, उस एक सीमा के बाद में तो आप उससे उबने लगेंगे, तो उसके बाद कैसे उस चीज़ों को किया जाएगा? तो ये चीज़ें तो हर व्यक्ति, और मेरे ख्याल से तो हर गंभीर सितारा, इस बात को सितारा कह लीजिए, मैं तो उनको एक्टर ज़्यादा कहना चाहता हूँ, और जो अभिनेता होता है वो तो अपने आप को हमेशा दोहराव से बचाना चाहता है। वो एक तरह का रोल कर चुका, मैं क्यों करूँ दोबारा ऐसा? पर आपकी व्यावसायिक मजदूरी रहती है कि आप उसी स्पाई के रोल में या उसी टाइगर के रोल में 2 बार 3 बार 5 बार भी काम करना चाहते हैं, तो ये आपका थोड़ा कंफर्ट जोन भी हो जाता है।
कंफर्ट जोन तो देखिए, कंफर्ट, ये सिनेमा कंफर्ट जोन की दुनिया ही नहीं है। नहीं है। ये कंफर्ट जोन में होता ही नहीं है। पर्दे पे जो दिखाई देता है वो कंफर्टेबल है, पर्दे के पीछे जो होता है वो कहाँ नहीं। कंफर्टेबल है। वो तो कितनी मुश्किलों से फिल्म बनती है, ये तो आपको पता हाँ, वो होना तो चाहिए। पता है। हाँ, थैंक यू सर आपका टाइम देने के लिए। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारी बातें मुझे भी पता चली। थैंक यू पॉडकास्ट में आने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा। जी। आज युवाओं के समझने के सिनेमा के प्रति युवा पीढ़ी का दृष्टिकोण क्या होता है, ये मुझे भी जानने का एक मौका मिला आपसे बातचीत करके। और लगता है कि आने वाले दिनों में हम सिनेमा का एक अच्छा बदलता हुआ स्वरूप और सामने देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। आपको भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।